हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैगज़ोन पर एक बार फिर से। और यहाँ हम लोग शुरू करेंगे अपने मॉड्यूल सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और ये भी हम लोग का लगभग आधे घंटे का लेक्चर होगा। और यहाँ पर मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया 7 से 8 मॉड्यूल में हम इसे पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली ये 2.5 से 3 घंटा जा सकता है, क्योंकि टॉपिक्स काफी ज्यादा है। यहाँ पर आरआरबी जेईई ने काफी ज्यादा टॉपिक्स दिए हुए हैं, कुछ बीटेक लेवल के भी हैं, कर्शॉफ्स लॉ हो गया और बाकी चीजें हैं, वो भी चीजें हम लोग यहाँ पर सब कवर करेंगे। तो आज इस मॉड्यूल में हम लोग मेनली स्टडी करने वाले हैं रेजिस्टेंस, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये चीजें स्टडी करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट, पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोग अपने मॉड्यूल 1 में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जरूर से फॉलो कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी हमारा लाइव लेक्चर होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है तो आपके पास वो सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पर हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस। क्या पढ़ना है हमारा? रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कोई कंडक्टर है, ठीक है, उस कंडक्टर में जब हमारा करंट फ्लो करेगा, तो ये हमारा कंडक्टर इस करंट के फ्लो को अपोज करेगा। क्या करेगा? ये कंडक्टर हमारे करंट के फ्लो को अपोज करेगा। और यही जो ऑपोजिशन है, ये हमारा जो कंडक्टर करंट के फ्लो को प्रोवाइड कर रहा है, इसी ऑपोजिशन को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। यही हमारा क्या है? ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ current. This is called as opposition to the flow of current. इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? This is nothing but this is called as resistance. ठीक है, तो जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, देखिए ये हमारी सेल और बैटरी का सिंबल है। बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, स्मॉलर वन इज द नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव मतलब क्या होगा? हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब क्या होगा? स्मॉलर पोटेंशियल। तो करंट आपका ऐसे फ्लो करेगा, ज्यादा से कम पोटेंशियल में, और इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? इसके रिवर्स में। तो जैसे ही आपने अपने कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, इसके अक्रॉस अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो करंट आपका फ्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, करंट आपका फ्लो करना शुरू कर देगा। और करंट के फ्लो करने से आप देखेंगे कि आपके करंट के फ्लो को कुछ ऑपोजिशन भी मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? वो इस मटेरियल की, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज की वजह से मिल रहा है, या क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपको ये ऑपोजिशन फेस करना पड़ रहा है। अब हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा रेजिस्टेंस क्या होता है। ये करंट के फ्लो को ऑपोजिशन है। ठीक है, करंट आपका किसी कंडक्टर में फ्लो कर रहा है तो उसको ऑपोजिशन कैसे मिलेगा? आपके मटेरियल की वजह से, आपके कंडक्टर की वजह से। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। तो जैसे ही हम यहाँ मतलब एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या होने लगेंगे? एक हाई पोटेंशियल एनर्जी से फ्लो करेंगे। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हाई पोटेंशियल एनर्जी से फ्लो करेंगे, लेकिन वो आपस में बीच में, क्योंकि अब कंडक्टर में एक इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड भी करते चलेंगे, भिड़ते भी चलेंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा? उनकी एनर्जी में लॉस भी होगा। उनकी एनर्जी में लॉस होगा तो मैं कह सकता हूं उनके मूवमेंट में भी क्या हो जाएगा? ऑपोजिशन एक तरीके का, खुद ही वो अपने मूवमेंट में एक ऑपोजिशन बन जाएंगे। ठीक है, तो यही सब फैक्टर्स है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। और ये इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यहां हम लोग देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, यहां हम ये देखेंगे। सबसे पहला है हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। अगर कंडक्टर की लेंथ बहुत ज्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? मान लीजिए लेंथ आपकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, और लेंथ ज्यादा है तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? काफी ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो यहां अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, आप पोटेंशियल डिफरेंस यहां लगाओगे। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हम लगा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? यहां से। करंट कहां फ्लो करेगी? यहां।
लेकिन जब आप इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे। हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करेंगे तो ये आपस में कोलाइड भी करते चलेंगे, इनके बीच में बहुत कोलिजन्स भी होंगे। तो कोलिजन्स होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जब भिड़ेंगे आपस में तो एनर्जी लूज करते जाएंगे। तो एनर्जी लूज करते जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच रहा है उसके बीच में काफी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब हम कह सकते हैं आपस में ही एक दूसरे को रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। ठीक है, तो दे विल ऑफर रेजिस्टेंस अमंग्स देमसेल्व्स। तो यहां सबसे पहला जितना लेंथ आपकी ज्यादा होगी कंडक्टर की उतना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा फैक्टर है हमारा एरिया ऑफ द कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया या फिर थिकनेस भी बोल सकते हैं इसको, थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस। ठीक है, मान लीजिए आपका कंडक्टर एक है इतना मोटा, ठीक है, एक कंडक्टर है आपका इतना पतला सा। ठीक है, दोनों में ही मान लेते हैं हम इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या है, सेम है। दोनों की लेंथ क्या है यहां पर, सेम है। ठीक है, दोनों की लेंथ क्या है यहां पर, सेम है। अब मुझे बताइए, मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, 100 इलेक्ट्रॉन यहां पर भी है, और हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस कितना लगाया, सेम लगाया। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या लगा दिया, सेम लगा दिया। तो जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम लगा दिया तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां से यहां मूव करेंगे, इसमें भी यहां से यहां मूव करेंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि आप ऐसा मान के चलिए रोड है और रोड बहुत चौड़ी है, तो चौड़ी रोड पे भिड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, डेफिनेटली यहां पर भिड़ने के चांसेस हमारे कम होंगे। और पतली रोड में उतनी ही भीड़ है तो यहां पर हमारे भिड़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर देखें इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के चांसेस काफी कम होंगे और यहां पर हमारे इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा थिकनेस होगी आपका उतना कम हो जाएगा रेजिस्टेंस, क्योंकि यहां पर कोलिजन के चांसेस क्या होंगे, कम। हो सकता है आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे बच बचा के निकल जाए, ठीक है, हो सकता है बच के निकल जाए, लेकिन यहां पर कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर आपकी रोड बहुत पतली हो गई। ठीक है, तो आपका जो लेंथ है मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेकिन अगर थिकनेस या फिर एरिया की बात करें हम लोग तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया को मैं स्मॉल ए से लिख दे रहा हूं। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या हो गया, तीसरा फैक्टर क्या हो गया हमारा, नेचर। तीसरा फैक्टर हो गया हमारा नेचर। अब भाई अगर ये कंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली सी बात है थोड़ा कम होगा। क्यों, क्योंकि उसका नेचर कंडक्टर, उसका नाम ही कंडक्टर, उसे करंट कंडक्ट करना है। अगर मतलब करंट को कंडक्ट करना है तो डेफिनेटली उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो यहां पर कंडक्टर्स के केस में नॉर्मली क्या होगा, रेजिस्टेंस कम होगा। और इंसुलेटर के केस में देखें, इंसुलेटर का काम ही है करंट को रोकना, तो करंट को जब ये रोकेगा तो डेफिनेटली सी बात है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो कंडक्ट, ये नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि मटेरियल हमारा कंडक्टिंग नेचर का है या इंसुलेटिंग नेचर का है। ठीक है, तो इंसुलेटर्स में रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की बात करें तो अगर हमारे मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे या हीटिंग करेंगे तो आपके मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज हो जाएंगे और बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी से आगे जाएंगे। तो जब बहुत तेज काइनेटिक एनर्जी से आगे जाएंगे तो बहुत तेजी से भिड़ भी सकते हैं, बिल्कुल उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वहां कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, कोलिजन बहुत ज्यादा होने लगेंगे। तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। तो रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर हम वन और टू फैक्टर्स को देखें तो इन्हें लिख सकते हैं हम, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर इन दो फैक्टर्स को मैं कंबाइन करूं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं, तो यहां पर हमारा एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। तो हो जाएगा R इज इक्वल टू रो L बाई ए। R इज इक्वल टू रो L बाई ए। ठीक है, तो रेजिस्टेंस हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है, एरिया या थिकनेस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है और लेंथ पे डिपेंड करता है। तो यहां से आपका रिलेशन आ जाएगा R इज इक्वल टू, तो अगर आपको किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है तो प्लीज इग्नोर करिएगा, मेरा भतीजा है, थोड़ा वो जब मैं पढ़ाता हूँ तो वो दरवाजा जरूर खटखटाता है, चाचा चाचा करता रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, उस पर आप ध्यान मत दीजिए। तो यहां पर अगर हम इस रिलेशन को देखें
तो यहां पर आ रहा है R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब इसी का एनालिसिस हम लोग करते हैं कि रो क्या होता है यहां पर। तो अगर हम इस रिलेशन को देखें, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो ये रो हो जाता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको हम बोल देते हैं रेजिस्टिविटी। ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होता है। तो अगर हम यहां से रो देखें तो रो क्या हो जाएगा हमारा आर ए बाई एल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आर ए बाई एल। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा आपका, देखिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ द कंडक्टर पे। ठीक है, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर पे, और ये हमारे डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर पे। ये ना ही लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है शेप और साइज। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप। ठीक है, शेप पे भी नहीं डिपेंड करेगा, साइज पे भी नहीं डिपेंड करेगा। शेप, साइज एंड ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर, ज्योमेट्री ऑफ कंडक्टर। ना शेप पे डिपेंड करेगा, ना साइज पे डिपेंड करेगा, ना ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। ये इंडिपेंडेंट होता है। मैं लिख देता हूं इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्या चीज इंडिपेंडेंट है, हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये चीज हमारी करंट मतलब इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट हम लोग को यहां पर देखना है ओम्स लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सिंपल है ओम्स लॉ। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी की जान यही है, V इज इक्वल टू आई आर, सबको पता होता है। कुछ एक आध कंडीशन है जो यहां पर आपको जाननी है, बाकी लॉ आप लोग को सबको पता ही है। ठीक है, तो ओम्स लॉ की अगर हम बात करें, ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ की बात करें तो मान लीजिए मेरे पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, मेरे पास कोई कंडक्टर है, मैं उस कंडक्टर के अक्रॉस क्या लगा रहा हूं, एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं। कितना, V का। एक V बैटरी या सेल की मदद से मैं यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा हूं सच दैट इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, यहां पर मेरा करंट फ्लो कर रहा है I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, I करंट फ्लो कर रहा है। तो ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जितना भी करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स। इसके एंड्स के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस हम ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा इसमें करंट फ्लो करेगा। तो मैं कह सकता हूं करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। ठीक है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो V अपॉन I हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एक तरीके का कांस्टेंट हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, V अपॉन I का जो रेशियो है ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और यही कांस्टेंट क्या हो जाता है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज द रेजिस्टेंस। तो V अपॉन I इसको हम लोग लिख देंगे R। तो यही से हमारा निकल के आ गया V इज इक्वल टू आई आर। कंडीशन क्या है यहां पर, अब देखिए इंग्लिश में बता देता हूं कि the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends। ठीक है, provided the temperature of conductor remains constant, there should be no change in conductor। यहां पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। यहां टेम्परेचर हमारा होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से हमारा रेजिस्टेंस घट बढ़ सकता है, इसलिए हमें टेम्परेचर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अच्छा रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, सिंबल जो होगा हमारा रेजिस्टेंस का हो जाएगा ऐसे, छोटे छोटे ट्रायंगल खत्म। ठीक है, ये हमारा होता है कांस्टेंट रेजिस्टेंस का सिंबल, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा अब हम अगर यूनिट देखें हमारे करंट की तो V अपॉन I, V की यूनिट क्या थी,
वोल्ट, आई की क्या थी एम्पियर, तो यही वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या है हमारा, इसी को हम लोग कह देते हैं ओम, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, ये सिंबल है हमारे ओमेगा का, दिस इज द सिंबल ऑफ ओमेगा, शॉर्ट में बोल देते हैं ओम। तो रेजिस्टेंस की हमारी एसआई यूनिट क्या है, ओम, विच इज नथिंग बट वोल्ट अपॉन एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ। यहां पर मेन कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर को हमें यहां पर चेंज नहीं करना है। यूनिट हो गई हमारी ओम। अब अगर हम देखें, एक मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग इसका आंसर इसके वीडियो में मुझे बताइए कमेंट करके, ठीक है। तो V अपॉन आई, रेजिस्टेंस क्या है हमारा, V अपॉन आई। मान लीजिए मेरा ग्राफ है, यहां मैं पोटेंशियल डिफरेंस प्लॉट कर रहा हूं, यहां पे मैं करंट प्लॉट कर रहा हूं, इस तरीके से मेरा ग्राफ है, ठीक है। ये मेरा 100 वोल्ट है और ये मेरा 20 ओम का करंट है, ठीक है। तो 20 एम्पियर का करंट है, यहां से मुझे बताइए रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस क्या होता है, V अपॉन आई या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये है मेरा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा V कितना हो जाएगा 100 माइनस 0 अपॉन आई कितना है 20, कितना हो गया 5 एम्पियर, 5 ओम्स का मेरा रेजिस्टेंस हो गया। तो मैं कह सकता हूं कि पोटेंशियल और करंट ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, रेजिस्टेंस देगा। दिस विल गिव मी द रेजिस्टेंस, ऑलराइट। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस के बारे में। अब रेजिस्टेंस में कुछ चीजें हम लोग को यहां देखनी है। एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे कंडक्टेंस, एक टॉपिक है कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस होता है हमारा 1 अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये होती है हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है। ये होती है हमारी कंडक्टिविटी। तो 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है हमारा कंडक्टेंस और 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होती है हमारी कंडक्टिविटी, ठीक है। अगर इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ओम, तो इसको हम लोग बोल देते हैं पर ओम, ठीक है। ये हो जाता है हमारा पर ओम, ठीक है। और अगर हम रो की यूनिट देखें, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, तो यहां से रो कितना हो जाएगा RA बाई एल। R की तो हो गई ओम्स, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ का हो गया मीटर, तो जाएगा ओम मीटर। तो रो मतलब रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर, तो 1 अपॉन रेजिस्टिविटी की क्या हो जाएगी, ओम मीटर का होल इनवर्स हो जाएगी, ओम मीटर का हमारा होल इनवर्स, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो स्लोप अगर देखें, हमारा स्लोप वही जो मैंने बताया, जो हमारा R है उसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, ठीक है। केमिस्ट्री में डेल्टा का मतलब होता है हीट, फिजिक्स में डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मैथ्स में भी डेल्टा का मतलब यही होता है चेंज, ठीक है। तो कई जगह आपने देखा होगा ये वाला भी डेल्टा लिखते हैं, ये वाला डेल्टा लिखते हैं, डी बाई डी एक्स लिखते हैं। देखिए ये जो डी बाई डी एक्स है ये दिखाता है बहुत बहुत छोटा चेंज, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज दिखाता है ये, लेकिन ये दोनों क्या दिखाते हैं, ये रिलेटिवली लार्ज चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस होता है दोनों डेल्टा के बीच में। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, ठीक है। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स की बात करें तो ये वो कंडक्टर्स होने वाले हैं जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। ओहमिक कंडक्टर्स वर्सेस नॉन ओहमिक कंडक्टर्स, नॉन ओहमिक कंडक्टर्स। तो ओहमिक कंडक्टर्स कौन से होंगे, जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जिसमें V वर्सेस I ग्राफ कैसा आएगा। ओहमिक कंडक्टर्स के केस में हमारा जो V वर्सेस I ग्राफ है वो हमेशा क्या रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा ओहमिक कंडक्टर्स है, ठीक है। और ये ऐसा भी हो सकता है V वर्सेस I ग्राफ,
ठीक है, ये एक्चुअली हमारा होता है प्योर मेटल के केस में, ये होता है हमारा प्योर मेटल के केस में ऐसा ग्राफ आएगा। ये हमारा होगा CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कैसा होगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन विथ कॉपर इलेक्ट्रोड्स। ये ग्राफ कैसा आएगा? ये हमारा आएगा डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स के केस में हमारा ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन दिखेगी तो मतलब देयर इज अ लीनियर रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो हम कह देंगे कि हमारा ओमिक कंडक्टर है क्योंकि ये हमारे ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। दूसरा क्या है हमारा? नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स कौन से होंगे? जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो उनका V वर्सेस I ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। तो अगर हम उनके V वर्सेस I ग्राफ बनाए, V वर्सेस I ग्राफ, तो एक ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ये ग्राफ होता है हमारा वैक्यूम डायोड, ठीक है, ये होता है हमारा वैक्यूम डायोड जो कि हमारा एक नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, ठीक है। फिर एक ग्राफ हम बनाए, एक ग्राफ हमारा है ऐसे V वर्सेस I ग्राफ। ये होता है हमारा फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, फिलामेंट ऑफ अ बल्ब, बल्ब के फिलामेंट का। फिर हम एक ग्राफ बनाए V वर्सेस I, ये ग्राफ होगा हमारे, ठीक है, ये ग्राफ होने वाला है, सॉरी इस तरीके का ग्राफ होगा। ये हमारा है जंक्शन डायोड, ठीक है, जंक्शन डायोड। तो जहां भी आपको कर्व दिखेगा तो वो सारे कैसे हो जाएंगे? हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर। ये हमारे जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर्स के ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरे सारी चीजें अबाउट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पर कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमें न्यूमेरिकल्स में मदद करेंगे। की पॉइंट्स क्या है? रेजिस्टिविटी हमारी कभी भी मटेरियल की शेप और ज्योमेट्री पे डिपेंड नहीं करेगी, वो सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी की बात कर रहा हूं, रेजिस्टिविटी है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसके साथ ही डिपेंड करती है हमारे टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर पे। लेकिन रेजिस्टेंस की बात करें तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा और आपके टेम्परेचर चारों पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट, अगर हम लेंथ को डबल कर दें, अगर किसी तार की लेंथ को मैंने डबल कर दिया, मतलब मेरा तार ऐसा है, मैंने उसकी लेंथ को डबल कर दिया, तो डबल करने से क्या हो जाएगा? एरिया उसका क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, एरिया उसका आधा हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। किसी तार का एरिया आधा कर दिया या किसी तार का रेडियस मैंने चौथाई कर दिया, अब एरिया क्या होता है? एरिया आप क्या लोगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया यहां क्या रखेंगे? पाई आर स्क्वायर, क्योंकि तार का क्रॉस सेक्शन कैसा होगा? सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा। तो अगर मैंने रेडियस को 1/4 कर दिया तो बताओ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती है, ठीक है। और क्या है? वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि क्या होगा? एरिया इंटू लेंथ इनिशियल वुड बी इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ फाइनल, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं, मान लीजिए मैंने एरिया को दुगना कर दिया, एरिया को मैंने क्या कर दिया? दुगना कर दिया। तो एरिया को अगर मैंने दुगना कर दिया तो मतलब मान लीजिए मेरा तार ऐसे था, इतना लंबा तार था, मैंने एरिया को दुगना कर दिया, मतलब उसको क्या किया होगा? लेंथ को मैंने आधा कर दिया। तो ये सब चीजें हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं कह रहा हूं अ वायर इज डबल्ड ऑन इट्स लेंथ, अ वायर इज डबल्ड ऑन, सॉरी, अ डबल्ड ऑन इटसेल्फ, मतलब एक वायर को मैंने दुगना कर दिया। तो जब मैंने वायर को दुगना कर दिया तो एरिया क्या हो गया मेरा? दुगना, लेकिन लेंथ क्या हो गई मेरी? आधी, ठीक है। ये सब चीजें हमें न्यूमेरिकल्स में बहुत मदद करती हैं और ये सब चीजें हमें ध्यान भी रखनी पड़ेगी। और ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा। अब यहां से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, ठीक है, थोड़ा क्विक होना पड़ेगा आपको। एक ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, V वर्सेस I ग्राफ है, एक है ये, एक है ये। तो ये मेरा A कंडक्टर है, ये मेरा B कंडक्टर है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और किसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑप्शन ए,
रेजिस्टेंस A इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस B. B ऑप्शन. रेजिस्टेंस B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस A. C ऑप्शन. रेजिस्टेंस A इज इक्वल टू रेजिस्टेंस B. D ऑप्शन. नन ऑफ अबव. ठीक है, जल्दी से बताइए ऑप्शन क्या होगा सही. आप देखिए यहां पर क्या है, मैंने आपको पढ़ाया कि आपका जो स्लोप होगा वो बताएगा आपका रेजिस्टेंस. तो V वर्सेस I ग्राफ का स्लोप देखिए, स्लोप किसका ज्यादा है, A का ज्यादा है B का ज्यादा है. स्लोप हमारे A का ज्यादा है. A का स्लोप ज्यादा है मतलब A का रेजिस्टेंस क्या होने वाला है, ज्यादा होने वाला है. तो आंसर सही क्या हो गया. इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है. अब मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल हमारा ये होता है. ठीक है, ये हमारा एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये 5 ओम का है तो 5 ओम ही रहेगा, 5 ओम से चेंज नहीं होगा. लेकिन मान लीजिए हमें हमारे करंट को घटाना बढ़ाना है, ठीक है, हमें अपने रेजिस्टेंस को वेरी कराना है, तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस. वेरिएबल रेजिस्टेंस और इसे कहते हैं रिहोस्टैट, और इसे कहते हैं रिहोस्टैट. ठीक है, तो इसको यूज करके हम लोग क्या करते हैं, अपने रेजिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं. एक्चुअली क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल रॉड होती है, उस पर तार लपटा होता है और एक ऐसा क्लैंप होता है. तो क्लैंप को जब हम लोग आगे और पीछे करेंगे तो उससे क्या होगा, तार की जो लेंथ जो कांटेक्ट में आ रही है वो घटती और बढ़ती जाएगी. तो अगर तार की लेंथ जो हमारे कांटेक्ट में आ रही है क्लैंप के वो बढ़ गई तो मतलब लेंथ बढ़ जाएगा. लेंथ बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस करस्पॉन्डिंगली बढ़ जाएगा. और अगर क्लैंप को पीछे कर देंगे, थोड़ी सी लेंथ कांटेक्ट में आएगी तो लेंथ घट जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग आपका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा. तो ये सिंबल होता है हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या रिहोस्टैट का, और ये होता है हमारा फिक्स्ड रेजिस्टेंस का. ठीक है, अब एक क्वेश्चन देखते हैं. देखिए एक क्वेश्चन ये है कि अब गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ. एक वायर को खींचकर दुगना लेंथ का कर दिया गया, तो बताइए उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा. यहां पर हम लोग 2 प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 जो है क्या है, मैंने एक तार को इनिशियल लेंथ मान लीजिए L1 थी, उसको स्ट्रेच कर दिया, उसको स्ट्रेच कर दिया और उसकी लेंथ क्या हो गई, दुगनी हो गई, 2L1 हो गई. ठीक है, यहां से इनिशियल एरिया मान लीजिए A1 था, फाइनल एरिया हो गया मेरा A2. तो वॉल्यूम क्योंकि कांस्टेंट है तो L1 A1 बराबर 2L1 A2. तो यहां से A2 कितना हो जाएगा, A2 आपका हो जाएगा L1 A1 अपॉन 2L1 हो जाएगा A1 अपॉन 2. तो A2 में क्या रिलेशन हो गया, दैट इज इक्वल टू A1 अपॉन 2. अब आपको पता है इनिशियल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L1 बाई A1 और फाइनल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L2 बाय A2. ठीक है, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 है. रो तो चेंज होगा नहीं क्योंकि रो आपके लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड कर नहीं रहा, तो दोनों को कर दीजिए डिवाइड. तो R1 अपॉन R2 ये हो जाएगा, देखिए रो रो से कैंसिल हो गया तो जाएगा L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 अपॉन L2. तो L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 क्या है, A2 आपका है A1 अपॉन 2. L2 क्या है आपका 2L1. तो यहां से आप देखेंगे तो कितना हो गया, R1 अपॉन R2 हो गया 1/4. तो मैं कह सकता हूं R2 कितना हो गया, 4 टाइम्स R1. तो ये हो गया मेरा 4 टाइम्स R1. तो रेजिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा, 4 गुना रेजिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है, रेजिस्टेंस मेरा 4 गुना हो जाएगा. यहां पर आंसर क्या है, 4 टाइम्स. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इसमें देखते हैं. देखिए एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है. क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा. एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 3 ओम है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ये है 3 ओम, लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, उसको मैंने स्ट्रेच कर दिया और उसकी लेंथ हो गई, ये L1 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अब उसकी लेंथ हो गई. ठीक है, हम मान लेते हैं कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, कांस्टेंट. हम मान लेते हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कांस्टेंट. तो अब उसका न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा, उसका R2 कितना होगा.
ठीक है। एरिया हमने मान लिया कांस्टेंट है, एरिया में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो जब एरिया में कोई भी चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम, तो हम क्या मानेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम कांस्टेंट, तो L1 A1 L2 A2। ठीक है। अब भाई स्ट्रेच करेंगे तो वॉल्यूम तो हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली, वॉल्यूम हमारी चेंज नहीं होगी। तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से A2 आ जाएगा आपका L1 A1 अपॉन L2, दैट इज L1 है 10 सेंटीमीटर, यह है 30 सेंटीमीटर इंटू इनिशियल एरिया मान लीजिए A1 तो यह जाएगा A1 अपॉन 3। तो A2 कितना हो गया, A1 अपॉन 3। ठीक है। तो फिर सब लगा लेंगे, R1 अपॉन R2 दिस वुड बी इक्वल्स टू L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 अपॉन L2। तो यहां से क्या लिख देंगे, L1 अपॉन A1 मल्टीप्लाइड बाय A2 कितना है, A2 हो गया आपका A1 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय L2, L2 कितना है 30। ठीक है। L1 कितना है 10। तो कितना हो गया यहां से, ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा R1 तो हमें दिया हुआ है 3 ओम, 3 अपॉन R2 दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। तो 3 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। तो यहां से R2 कितना आ गया, 9 3 27 ओम, ये आ गया हमारा 27 ओम आ गया। यहां सही आंसर क्या हो जाएगा 27 ओम। तो हमेशा क्या ध्यान रखना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखनी है, L1 A1 बराबर L2 A2 जरूर करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। ये दो न्यूमेरिकल्स हैं, दोनों में से एक न एक आपको देखने को जरूर मिल सकता है आरआरबी जेईई 2019 में, तो बहुत ध्यान से आप लोग कीजिएगा। तो इसके साथ हमारा ये वाला पार्ट तो फिनिश हो गया रेजिस्टेंस में। अब ये भी मॉड्यूल हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग शुरू करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज पैरेलल, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बैटरी और सेल्स के बारे में भी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज इस चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फेसबुक पेज पर, अपनी फेसबुक की टाइमलाइन पर इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसे देख सकें। और यहाँ पर बहुत क्वालिटी कंटेंट देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो जितना भी कंटेंट यहाँ पर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आरआरबी जेईई 2019 के लिए। तो सबको ये मटेरियल पहुंच सके, और अनअकैडमी पर भी आप मुझे साइमल्टेनियसली फॉलो कर लीजिए। और वहां मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू किया है, वहां से आप टेक्निकल पढ़िए, और यहाँ से हम लोग नॉन टेक जीए सारी चीजें हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच।